सही जवाब जो होने वाला है आप लोगों का, सही जवाब क्या हो जाएगा, बोलिए, खिदू का। करेक्ट, बोलिए। ऑथर, हाँ ऑथर फिंक, हाँ ऑथर फिंक, हाँ ऑथर फिंक के बारे में मैंने बताया है। द फील्ड ऑफ सोशल वर्क 1974 एक है, और एक मैंने बताया है कजेज ऑफ क्राइम बायोलॉजिकल थ्योरी 1938 है। सर हाँ हिंदू का के बारे में एक बार फिर से रिपीट करना। भाई क्या कर रहे हो आप? सोशल वर्क इन इंडिया एडिशन की किताब 1965 में आया है, खिदू का, SK खिदू का, सोशल वर्क इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क। आपको पता होना चाहिए कि सोशल वर्क के कौन कौन से उद्देश्य हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, उसको आप लोग नोट करिएगा, सभी लोग ध्यान भी दीजिएगा उस एक कंडीशन पर। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ध्यान ये दीजिए कि पहला तो उद्देश्य तो ये होता है कि निर्धनता का उन्मूलन करना। ठीक है, दूसरा आपका कि मानवीय कुशल क्षेम को बढ़ावा देना, मानवीय कुशल क्षेम की बढ़ावा देना। तीसरा ये होता है कि दमन और सामाजिक अन्याय का उन्मूलन करना, दमन और असामाजिक अन्याय का उन्मूलन करना। चौथा ये होता है कि विभिन्न संगठनों की क्रियाशीलता और अंतःक्रिया को बढ़ावा देना, है कि नहीं। पांचवा आपसे कहता है कि नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन में भाग करना। छठा आपसे कहता है कि नीतियाँ, सेवाएं और संसाधनों का अनुगमन करना। सातवां आपसे कहता है कि शोध, ज्ञान और कौशलों को विकसित करना। आठवां आपसे कहता है कि व्यवहार को विकसित करना। ये आपके कुछ स्पेसिफिक समाज कार्य के उद्देश्य होते हैं। अगर आपको पॉइंट पता है तो आप आसानी से उसके अंदर भी लिख सकते हो। निर्धनता उन्मूलन का मतलब क्या होता है भाई? समाज कार्य में जो समाज के अंदर जो निर्धनता है उसकी सुविधा विहीन को लाभ पहुंचाना, है कि नहीं। यही सारी प्रक्रियाएं आती हैं उसमें। अब पहला आपके सामने कि टू प्रोवाइड फिजिकल हेल्प और हेल्प एडजस्टमेंट, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर कहता है आपसे कि टू सॉल्व जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्या सॉल्व नहीं करोगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? ये भी सही है सर। बिल्कुल सही होगा। फिर आपसे कह रहा है कि मेक एबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्या आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनाओगे? उसको अवसर की बात नहीं करोगे, उसके समानता की बात नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो बताइए यहाँ पे इन सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट चला जाएगा आपका। फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारे सामने, टू फॉलोइंग मेजर टूल्स, विच वन यूज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। क्या काउंसलिंग होगा, कि रेनफोर्सिंग होगा, कि यूज़ ऑफ सेल्फ होगा, कि ऑब्जर्विंग होगा? बात समझ में आई? नहीं समझ में आया फिर समझो। प्रश्न आपसे कहा कि समाज कार्य के अभ्यास में किस उपकरण का उपयोग करोगे। टूल्स कौन कौन से हैं? मैंने टूल्स पढ़ाए हैं, टूल्स मैंने पढ़ाए हैं। मैंने टूल्स बताया है, यूज़ ऑफ सेल्फ, यूज़ ऑफ सेल्फ टूल्स होता है भाई, यूज़ ऑफ टूल्स होता है। ये टूल्स हैं, ये काउंसलिंग टेक्निक्स में आते हैं, रेनफोर्स टेक्निक में आता है, ऑब्जर्विंग टेक्निक्स में आती है। टूल्स आपका आता है यूज़ ऑफ सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितने बच्चे सी से सहमत हैं? सी सही है। हाँ, अगर मन में कोई डाउट वगैरह है तो पूछ, यही आपका है। बाकी मैं अभी आने वाले टाइम में जो यूजीसी के बच्चे हैं इन पे ब्रीफ में चर्चा होगी, हाँ निश्चिंत रहें। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। अगला सवाल हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया है इस समय, अगर हम जिक्र करें तो 7 नंबर का सवाल, 6 नंबर का सवाल है ना। कह रहा है कि व्हेन द सोशल वर्क डिसिप्लिन हाईली प्रोफेशनलाइज्ड, जिसको हम हिंदी में किस तरीके से बोल सकते हैं? प्रोफेशनलाइज्ड का मतलब होता है एक प्रकार से पेशेवर। तो जब समाज कार्य अनुशासन अत्यधिक व्यावसायिक हो गया तो वह वर्ष कौन सा था?
बताइए सबसे ज़्यादा का जो समाज सर का 1930 1900 उसमें तो आया था ना ये 1900 में 19 अब्राहम फ्लेक्सनर ने 1915 में। यहाँ आप लोगों ने जो जवाब मुझे दिया है सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को दिया है और आप सबका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, सही जवाब है। यहाँ बेसिकली किताबों में कोई एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिलता हमें कि बताइए प्रोफेशनली तरीके से या हाईली प्रोफेशनली तरीके से सोशल वर्क को कब हम डिसिप्लिन के रूप में लाए, है ना, एक अनुशासन के रूप में लाए। तो हम लोग देखते हैं किताबों में 1936 आता है। अपने इंडिया के बारे में बात करें, बात जब करते हैं यूके या यूएसए की बात करते हैं तो 1869 की बात आती है। परंतु मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपने कॉमन सेंस का जिस तरीके से आप लोगों ने प्रयोग किया कि 1930 ही यहाँ पे बेटर माना जाएगा और यही सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट माना जाएगा। आयोग को इसे ऐसे प्रश्नों पर बेसिकली आपत्ति लगाना चाहिए बच्चों को, ताकि आयोग उस पर सही तरीके से स्पष्टीकरण कर ले, परंतु इन्होंने कुछ नहीं किया है, ऑप्शन नंबर डी को ही माना है, क्योंकि कॉमन के आधार पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट माना जाएगा, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर आप सही मानिएगा 1930, है ना, 1930। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, ये इंग्लैंड के बारे में बात किया जा रहा है। क्रोनिकलॉजिकली, आपको क्रोनिकलॉजिकली के बारे में मैंने पढ़ाया भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविकता। क्या बोलते हैं? वास्तविकता, है ना। तो यहाँ प्रश्न है कि इंग्लैंड में समाजकार्य के इतिहास की जो घटनाएं हैं वो कालक्रम अनुसार में दर्शाना है आपको, और क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको दर्शाना है इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन इंग्लैंड का। बता सकते हैं आप लोग कि मैं बताऊं? डी, एलिजाबेथ टुवेला 1601। वेरी गुड। 1601। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1869। 1869। सेटलमेंट हाउस मोमेंट बात आती है, सेटलमेंट हाउस मोमेंट की बात आती है। यार ये बड़ा दिक्कत करते हैं, एक तो क्लास भी थोड़ा सा समझने चाहिए आप लोगों को कि भाई सर ऐसी भी जगह पे हैं जहाँ पे कुछ चीज़ की सुविधा नहीं है, ऊपर से बच्चे भी हो क्लास में इतना लेट, आधे आधे घंटे लेट आ रहे हैं, है ना। तो गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है। सेटलमेंट हाउस मोमेंट की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो ये 1884 का है, 1884 का है, ठीक है। बात है इंग्लैंड की, दापुअल्ला कमीशन की बात करता हूँ तो याद रखिएगा ये 1905 का है। और सेटलमेंट हाउस मोमेंट की अगर बात करें इंग्लैंड में ना तो 1884 है, और यूएसए में बात करेंगे तो 1886 है। करेक्ट। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कब का है? हाँ जी, क्या ईयर है? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1869। 1869 1869 और 1877 कहाँ का लगाओगे? यूएसए का, ठीक है। वर्क हाउस एक्ट की बात करें तो 1723, नोट कर लो, वर्क हाउस एक्ट। और एक आता है गिलबर्ट एक्ट, गिलबर्ट एक्ट आता है 1782। एक आता है स्पाइन हेल जो है हेमलैंड, हेमलैंड 1795। एक आता है गरीब राहत एक्ट, है ना, 1662, है ना। तो ये भी एक्ट ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन सही क्या, आप ये यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं लगा सकते हैं भाई। ये अगर आपका 1601 है, ये आपका बी वाला ऑप्शन 1884 है ना, बी 1884 है, और सी वाला 1869 आ जाएगा। बेसिकली ये इंग्लैंड के पूछा था, 1880 भी नहीं होगा, इससे पहले की तो बात ही नहीं होगी। और पुअर लॉ की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1905 आ जाएगा। जरा अच्छा देखिए, पहला ए सी बी कहीं पर है, ए सी बी सर, बी ऑप्शन में ACBD बी ही जाएगा ऑप्शन, आई थिंक बी ही करेक्ट माना जाएगा, है ना, बी ही करेक्ट माना जाएगा। क्योंकि आपको अगर सेटलमेंट हाउस मोमेंट की बात मैं करूँ ना तो 1884 का ही है इंग्लैंड का, और 1886 का भी अगर हम बात करें तो यूएसए का माना जाता है ना।
ये यूएसए का माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एजुकेशनल सर्विस को क्या हम डेवलपमेंटल कह सकते हैं? बिल्कुल कहेंगे। फैमिली काउंसलिंग सर्विसेज को क्या हम जो रेमेडियल होता है, उपचार होता है, हो सकता है ना? और न्यूट्रिशन सर्विस की बात करें तो क्या सपोर्टिंग हो सकता है? और पोस्टर सर्विस की बात करें तो सब सिचुएटिव हो सकता है आपका, है ना? क्या इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपसे जिक्र कर दूं, क्या है ये? बिल्कुल, ध्यान से सुनिए। जो एजुकेशनल सर्विसेज होती हैं, एजुकेशनल सर्विसेज एक प्रकार से विकासात्मक क्रियाओं की बात करता है, और जो फैमिली काउंसलिंग होती है, परिवार परामर्श की जो सेवाएं होती हैं, वो एक प्रकार की उपचार के अंतर्गत रखी जाती हैं। और जो न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण सेवाएं, जो पोषण सेवाएं होती हैं वो बेसिकली सेहत और स्वास्थ्य, सेहत मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर सपोर्ट करती है, इसलिए न्यूट्रिशन सर्विसेज यहाँ पर लागू होते हैं। इसको सपोर्ट ही का रूप दे सकते हैं हम लोग। और जो पोस्टर सर्विस होता है वो बेसिकली पोषण संबंधी देखभाल होता है, जिसे आउट ऑफ होम केयर के रूप में जाना जाता है। राज्यों द्वारा उन बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली एक अस्थायी सेवाएं है जो अपने परिवारों के साथ ना रह सकते हैं, उनके लिए हम बेसिकली ये प्रक्रिया यूज़ में लाते हैं। तो वहाँ पे जब हम समझते हैं सब जो है सिचुएटिव को लेकर, तो वह एक प्रकार से बताता है कि फुल टाइम केयर ऑफ अ चाइल्ड इन आउट ऑफ होम। ठीक है, तो फुल टाइम यहाँ पर बेसिकली बच्चों को केयर की बात किया जाता है, इसलिए आपका पोस्टर केयर भी इससे रिलेट होगा। तो पहले का दूसरा और बी का पहला, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 3 का 3, 4 का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला जा रहा है यही करेक्ट मान लिया जाएगा, है ना? इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने नेक्स्ट है 9। देखिए कैसे मैच करना है आपको। देखिए ये योगनाश है। योगनाश बेसिकली एक यहाँ पे जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं ये एक योजनाओं से रिलेट किया गया है ना? और ये मैं आपसे अगर बात करूँ तो इसका सही जवाब जो आएगा सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ से रिलेट होगा, है ना? आपको एक शब्द पता होगा, बृहद अरण्यक, अरण्यक, बृहद अरण्यक, ये जो शब्द है ना बृहद अरण्यक है। बृहद अरण्यक जो है ना एक किताब है। बृहद का मतलब होता है बड़ा, अरण्यक का मतलब होता है वन, अरण्यक का मतलब होता है वन। तो ये जो किताब थी वो दान अभ्यास पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? दान अभ्यास पे आधारित थी। लेकिन द प्रैक्टिस ऑफ चैरिटी एक किताब आई थी 2019 में, थॉमस डेविन ने दिया था। तो आप ऐसा ना समझें कि ये किताब थॉमस डेनिस का है, थॉमस डेविन का है। थॉमस डेविन ने द प्रैक्टिस ऑफ चैरिटी लिखा था 2019 में, और दान अभ्यास पे आधारित जो किताब थी वो बृहद अरण्यक था। ये याज्ञवल्क्य ने दिया था। इसका क्या नाम था? मैं लिख देता हूँ नीचे, याज्ञवल्क्य के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ठीक है, और ये हिंदू धार्मिक थी, है ना? हिंदू धार्मिक ग्रंथ है ये। और यह जो है शुक्ल, यह ध्यान रखिए, यह जो है शुक्ल आयुर्वेद से जुड़ा हुआ एक उपनिषद है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और सही बात अगर मैं करूं इस प्रश्न का ऑप्शन पर, तो प्रैक्टिस चैरिटी को हम लोग लगाना उचित समझेंगे यहाँ पर। क्या अब पहला और बी, ए और बी दोनों समझ में आया आपको? एक बार स्पष्टीकरण करो। रिकॉर्डेड क्लास है, फिर आप देख सकते हैं ये सोशल वर्क में हम लोगों से पेपर के हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना? उसके बाद जब हम बात करते हैं थर्ड सी वाले पे, तो ये जो है छंदोग्य उपनिषद है। क्या नाम इसका? छंदोग्य उपनिषद है, और यह जीवन उत्तराधिकार को रिलेट करता है। तो क्या मैं इस बात को कहना उचित समझूंगा कि लाइफ इज सक्सेस? क्योंकि ये क्या है? ये बेसिकली जीवन उत्तराधिकार है। संरचना, संगीत, वाद्य यंत्र जैसे प्राचीन सांस्कृतिक तत्वों का उल्लेख हुआ। बाद में ये हिंदू धर्म के वेदांत स्कूल के लिए नींव के रूप में ये कार्य करने लगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं छंदोग्य उपनिषद का नाम देते हैं। ठीक है, वहीं जब बात हम लोग कहते हैं तो हमारे सामने एक और पॉइंट आता है संघ। संघ का नाम तो सुना ही होगा। संघ को हम लोग समुदाय भी कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं, वर्ग भी कह सकते हैं, सभा भी कह सकते हैं, संगठन भी कह सकते हैं, आश्रय के शिक्षा का केंद्र भी बोल सकते हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा कि सेंटर ऑफ जो शेल्टर्स एंड लर्निंग, ये प्रक्रिया बिल्कुल बनेगी। आश्रय
एंड शिक्षा का केंद्र, संघ को कहते हैं। और ये इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे, ये इससे। अब बताइए ऑप्शन कौन सा सही गया है? सेकंड ऑप्शन सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। डी। देखिए प्रश्न आप लोग करना ही नहीं चाहते। अगर आप प्रश्न जब करेंगे ना तो सारे प्रश्न इजी लगेंगे। मैंने एक ही बात हर बार कहता हूँ और हमेशा यही बोलूँगा कि प्रश्न को पढ़ो, समझो, मनन करो। और ऐसा कोई शब्द नहीं है जो सोशल वर्क में ना पढ़े हैं, आप लोग सारी चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है। बात है ड्यूरिंग अशोका के बारे में। नाम तो सुना ही होगा सम्राट अशोक के बारे में। आप लोग सम्राट अशोक के बारे में जब बात होती है तो कहा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको उसके स्टेटमेंट को बड़े ध्यानपूर्वक समझना है और उसके बाद अपने विचारों को प्रकट करना है। पहला स्टेटमेंट है सुपर, ध्यान रखिएगा, सुपर इंटेंड इन जो है इंटेंड्स ऑफ ओमैन, क्या इतिहंका, ठीक है, इतिघंका लिखा हुआ है। और महामैथस वेयर अपॉइंटमेंट टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, आप समझ लीजिए। ये बेसिकली आपको, अच्छा दूसरा भी पॉइंट पढ़ लेता हूँ। फिर कहता है कि हाई कमीशन, ठीक है, हाई कमीशन ऑफ चैरिटी, और ये है धम्म महामातस, ठीक है, या महामातस। आप लोगों ने अशोका सम्राट का अगर सीरियल देखा होगा तो महामात वगैरह जैसे शब्द को सुना भी होगा, ठीक है। वेयर अपॉइंटमेंट फॉर द रिगार्डिंग चैरिटेबल्स डोनेशन बाय द रॉयल फैमिली एंड रेगुलेशन ऑफ चैरिटी। ये 2 पॉइंट है अशोक के समय की। मैं आपको बता दूं, ये अशोक सम्राट के उच्च अधिकारी थे जो अशोक, जी एक बार सुन लीजिए मेरी बात, फिर मैं आपकी बातों को भी सुनूंगा। तो ये अशोक सम्राट के उच्च अधिकारी थे जो अशोक द्वारा प्रचारित धर्म से संबंधित मामलों और कार्यों की देखभाल करते थे। मुख्य कार्य उनका ये था कि जनता में धम्म की बातों को जो है बताना, या उनकी संरचनाओं को बताना, या प्रति उनको जो है रुचि पैदा करना। ऐसी बात महामात्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलती थी। वहीं अगर हम बात करें तो महिलाओं के संबंध में भी अगर हम बात करें, उनकी कल्याण को लेकर भी सुपर इंटेंडेंट ऑफ वुमेन की भी भूमिकाएं जो है देखने को मिली थी। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो सुपर इंटेंडेंस ऑफ वुमेन है, जिससे हम बोलते हैं महिलाओं का अधीक्षण, क्या बोलते हैं हम लोग, महिलाओं का अधीक्षण, और महिलाओं का अधीक्षण ये चीज़ें शामिल की गई। और दूसरा में धम्म महामातस को भी अपॉइंटमेंट था। ये दोनों की दोनों बातें जो थी, जो इसके अंतर्गत की गई कल्याण के रूप में अधीक्षण की भूमिका थी, ये सत्य थी। धम्म महामातस की बात की गई, लोगों को अंदर जो है धम्म की बातों को समझाना या रुचि पैदा करना, ये भी जिक्र की गई। और ये दोनों बातें अशोक के काल में हुआ था, सम्राट अशोक के काल में हुआ था सोशल वर्क, ये काम हुआ था समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस प्रश्न का सही जवाब पहला बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर 10 समझ पाए हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 10 हिस्ट्री से है, भारत के इतिहास से है, प्राचीन समय की। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। सोशल केस वर्क इज द आर्ट ऑफ चेंजिंग ह्यूमन एटीट्यूड। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। आपने पोटरली का नाम सुना है? मैं समाज कार्य की परिभाषा पढ़ा रहा था 1923 में। यस सर। पोटरली का नाम सुना होगा। तो सोशल केस वर्क इज द आर्ट ऑफ चेंजिंग ह्यूमन एटीट्यूड है, मतलब मानव दृष्टि बदलने की कला है, मानव दृष्टि बदलने की कला है समाज कार्य। और ये बात पोटरली ने 1923 में कहा था। स्पष्ट? एक बार क्लियर करो। यस सर। यस सर। हाँ ध्यान से समझते जाओ, बड़ी मेहनत करवा रहे हो आप लोग। एक्चुअली पॉटर ली नहीं बोला उसने, खाली ली बोला ना, तो उसकी समझ नहीं आया पूरा नाम। पॉटर ली के बारे में आपने पढ़ाया है? पोटरली देखो यहाँ, हाँ ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है पोटरली। इस पेपर में सभी अभी ऊपर आप देख रहे थे सारे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। जस्सी ट्राफ्ट है ये, जस्सी ट्राफ्ट डायनेमिक ऑफ थेरेपी अ कंट्रोल्ड रिलेशनशिप के बारे में 1985 में कहा था।
और जस्सी ट्राफ्ट ही बात करें, फैमिली केस वर्क एंड काउंसलिंग की बात 1948 जनवरी में किया था। फैमिली केस वर्क काउंसलिंग जनवरी 1948 में जस्सी ट्राफ्ट ने किया है। और जस्सी ट्राफ्ट की वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अ फंक्शन अप्रोच टू फैमिली केस वर्क जनवरी 1944 इज द राइट। हाँ, तीनों के तीनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों चीज़ें थी। मैं जेबी वॉटसन की बारे में बात करूं, जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक है और इनके बारे में आपको अच्छे से मालूम होगा कि इनके एक बच्चा था 11 महीने का, उसका नाम अल्बर्ट था। खरगोश पर इन्होंने जो है एक डरावनी आवाज़ निकालने के परिपेक्ष में एक्सपेरिमेंट किया था। व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं जेबी वॉटसन को। क्वीन एक ऐसी विद्वान है, एक वैसी महिला है जिन्होंने स्कूल ऑफ सोशल साइंस, एजुकेशन एंड सोशल वर्क पर एक अहम भूमिका निभाया है क्वीन महोदय ने। और पोटरली की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने मानव दृष्टि बदलने की एक कला के रूप में समाज कार्य को देखा है। तो इन्होंने कहा था कि सोशल केस वर्क इज़ द आर्ट ऑफ चेंजिंग ह्यूमन एटीट्यूड इज़ द राइट आंसर। 1923 में इनका ये स्टेटमेंट आता है। ये सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं आप थोड़ा सा ध्यान देखिए। अभी मैं इंग्लिश का पेपर इसलिए है क्योंकि ये एम्स मेडिकल सोशल वर्क के बच्चों के मैंने थोड़ा सा बता रहा हूँ उनके लिए, परंतु जब हम यूजीसी नेट के क्वेश्चंस करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का ही यूज़ वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल घबराए ना कि हमें समझ ना आ रहा है, लेकिन बस प्रश्नों को थोड़ा सा समझिए। अभी आप लोगों की शुरुआत है, एक समय ऐसा आएगा, मैं बता रहा हूँ, कि आप लोग प्रश्नों में रंग जाओगे। नाम बोलूँगा आपके पास तुरंत आएगा। जितनी बार यहाँ पे ली का नाम आएगा मैं उतनी बार ये बात बताऊँगा कि सोशल केस वर्क इज़ द आर्ट ऑफ चेंजिंग ह्यूमन एटीट्यूड है, जिसको हम कहते हैं मानव दृष्टि बदलने की कला मानी जाती है। जितनी बार जस्सी ट्राफ्ट का नाम आएगा उतनी बार मैं बताऊँगा कि आ फंक्शन अप्रोच टू फैमिली केस वर्क जो 1944 में आया था। हर बार मैं नाम लेता रहता हूँ और जितनी बार, और आप लोगों को ऐसे सुनते सुनते वो चीज़ें याद हो जाएंगी। आप निश्चिंत रहें, ठीक है, केवल ध्यान दें बस प्रश्नों पर, कैसे कैसे हम इस प्रश्नों को करने का प्रयास करें, प्रश्नों को समझने का प्रयास करें बस केवल। बाकी हिंदी में भी प्रश्न आएंगे आप लोगों को, घबराएं ना बिल्कुल भी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। एक्यूरेट एम्पैथी इज केस वर्क इज आ, मतलब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक्यूरेट एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या होता है? तदानुभूति। एक देखो सिंपैथी होता है, नहीं मनी आदमी कहते हैं कि भैया दूसरों को जो दुख है वो अपना दुख समझ लो, है ना, सहानुभूति दिखा देना, तदानुभूत उसके दुखों को अपने दुखों जैसा समझ लेना। ऐसे शब्द हमें देखने को मिलता है सिंपैथी एम्पैथी, बट हम इसको यूज नहीं करते हैं सोशल वर्क में, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। बट प्रश्न हमारे सामने है, एक्यूरेट एम्पैथी इज केस वर्क इज, बताइए ऑब्जेक्ट नेचुरल या सेंसिटिव ऑफ एक्सप्रेस फीलिंग या कैरेक्टर? So sensitive to express feeling. Option B. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। जी सर। ओके, करेक्ट जवाब, सेंसिटिव टू एक्सप्रेस्ड फीलिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ 12 के बारे में, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट माना जाएगा। एक्यूरेट जैसे कि क्या होता है केस वर्क में बेसिकली ये प्रक्रिया मानी जाती है, तो उसको कहते नहीं हम लोग सेंसिटिव टू द एक्सप्रेस फीलिंग, जो मतलब अभिव्यक्त हो रहा है, संवेदी जैसी प्रक्रियाओं को क्या कर रहे हैं हम लोग, अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ों पर हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, सही बात है और करेक्ट भी जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 13 का, तब क्वेश्चन नंबर 13 के 12 है, 12 है ना। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम क्या बोलते हैं केस वर्क में? समानुभूति इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क रिलेशनशिप? कौन बताएगा, जल्दी बताए। सर, इन्होंने बुक भी दी है ना, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रिंसिपल प्रैक्टिस सोशल सोशल। कहाँ भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? ऑप्शन दुनिया में ए जा रहे होगा डिस्टे। ओके सर ऑप्शन ए होगा डिस्टे। बेस्टिक, चलो मैं बताता हूँ, अब बात को समझो। यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं बात करूँ, इसका जो सही जवाब जाएगा, आप लोगों ने करेक्ट बताया, गलत नहीं है, सब सही है। हाँ, फेलिक बिस्टिक का नाम आपको पता होना चाहिए। फेलिक बिस्टिक महोदय ने, अगर हम जिक्र करें आप लोगों से, इनकी जो किताब रही थी द केस वर्क रिलेशनशिप था, सन 1982 का था।
सॉरी 1982 नहीं था, 1992 था, 1992 था, 1992 था। बाय फिलिक्स पी बेस्टिक के द्वारा द केशवर्क रिलेशनशिप लिखी गई थी और यही स्टेटमेंट आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। बात जब हम करते हैं यहाँ पर रिचमंड के बारे में, तो आपको बैरी रिचमंड के बारे में 3 बातें, फ्रेंडली विजिटर 1899, ठीक है, चैरिटी फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केशवर्क 1922, सोशल डायग्नोसिस 1917, फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर। बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात जब आती है गार्टन हैमिल्टन की, ये कैसे महान भाव हैं, अभी अभी हाल ही में इनके बारे में आप लोगों को पढ़ाया है कि जो साइकोथेरेपी इन चाइल्ड गाइडेंस के बारे में 1947, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क में 1940, प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क रिकॉर्ड में 1946 में। क्या ये तीनों बातें याद है आप लोगों को? यस सर। याद होनी भी चाहिए आप लोगों को, है ना। और बात करते हैं एक और महान भाव के बारे में, हेलन हॉरिस पर्लमैन, बड़े फेमस पर्सन है ये। 1957 में सोशल केस वर्क का प्रॉब्लम सॉल्विंग 4 P's के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी बात, रिलेशनशिप एंड हार्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल 1979 में। सोशल रोल एंड पर्सनालिटी के बारे में अगर हम बात करें पर्सोना को लेकर तो 1968 में। बात करें अगर हम लोग सो यू वांट टू बी अ सोशल वर्कर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सो यू वांट टू बी अ सोशल वर्कर 1962 में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। और एक ध्यान रखिएगा 1971 में पर्सपेक्टिव ऑन सोशल केस वर्क, पर्सपेक्टिव ऑन सोशल केस वर्क करेक्ट रहेगा, स्पष्ट रहेगा, बोलो। यस सर। हाँ, तो ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 आपके सामने कहता है कि टू विच प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज ऑफ क्लाइंट इन टेलिंग हिज नेगेटिव फीलिंग इज, क्या आपका इंडिविजुअलाइजेशन या कॉन्फिडेंशली या एक्सेप्टेंस या पर्पसफुल एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग। अभी इसका टॉपिक चलने वाला है, यूजीसी के बच्चे ध्यान दें। मैंने हालांकि पीडीएफ भेज दिया है आप लोगों के पास, व्यक्तिगत समाज कार्य का जो सिद्धांत है उसका मैंने आपको भेज दिया है। समाज कार्य के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं वो पीडीएफ भेज दिया है और पढ़ा भी होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या आप जो पर्सफुल एक्सप्रेस टू फीलिंग होती है क्या ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका मतलब जानते हैं क्या है? कह रहा है कि व्यक्तिगत समाज कार्य के संबंध वह सिद्धांत कौन सा है जिसमें सेवार्थी को अपना नकारात्मक बताने में मान्यता मिलती है, भावनाएं। अपना जब नकारात्मक बताने की मान्यता मिलती है भावनाएं, तो वह भावनाओं का उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाता है। और यह सिद्धांत फिलिप बिस्टिक का है, फिलिप बिस्टिक का है। क्या इस बात से सहमत है सभी लोग? 14 क्वेश्चन नंबर का। यस सर। यस सर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 15 नंबर का सवाल कहता है कि हु राइटली पॉइंट आउट दैट सोशल इन्वेस्टिगेशन इज अ साइको सोशल प्रोसेस। नाम है बीएफ स्किनर, बी ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, सी ऑप्शन है गार्टन हैमिल्टन, डी ऑप्शन है एच पार्लियामेंट। क्या जवाब आपका सही आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15 का? ओके, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में ना जो हु राइटली पॉइंटेड, मतलब एक प्रकार से 15 आपसे ये कहा कि किसने ठीक तरीके से यह बात कहा है कि सामाजिक अन्वेषण एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। नो 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 नो, सही जवाब सामाजिक, नोट कर लीजिए, गार्टन हैमिल्टन ही सही जवाब रहेंगे यहाँ पर। सामाजिक अन्वेषण एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है, साइको सोशल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न सरल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बताओ। नहीं लग अब रहे हैं? लग रहे हैं सर, जब आप कराते हो ना जब सरल लगता है, जब पेपर में देखो ना तो डर लगता है। नहीं नहीं डर, देखो मैं बताऊँ ना, जब पेपर आप करते क्या है, आप घबराते हैं। मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ, कंप्यूटर जो सामने बैठा, जैसे ही आप स्क्रीन करते हैं तो समझ लीजिए नेक्स्ट करने पे जो क्वेश्चन आया वो रोहन सर ने दिया है, बस ये समझिए। उसके बाद देखो सवाल आ गया आपके समझे, समझो स्क्रीन पर। कह रहा है कि पार्लियामेंट क्लासीफाई द क्लाइंट बाय नेचर ऑफ सिकनेस इज। आपको एक बात अभी ध्यान सुन लो, आपने नाम सुना होगा पार्लियामेंट के द्वारा जो है 3 टाइप के निदान बताए गए थे। मेरी बात को पहले सुनिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। एक टाइप का निदान था क्लिनिकल निदान, जिसको हम लोग बोलते थे डायनेमिक डायग्नोसिस, याद होगा जो बच्चे पढ़े होंगे, जी सर। मैंने पढ़ाया है। दूसरा मैंने टाइप निदान बताया था क्लिनिकल निदान, जिसको हम लोग क्लिनिकल के निदान के ही नाम से जानते भी है, या कभी कभी हम इसको नैदानिक निदान के नाम से भी प्रक्रिया को संचालित कर देते हैं। और एक ऑप्शन मैंने बताया था थर्ड पॉइंट में, तीसरे टाइप में एटियोलॉजिकल डायग्नोसिस, एटियोलॉजिकल डायग्नोसिस निदान, जिसको कालात्मक निदान कहते हैं। मैंने तीनों बता चुका हूँ। तो बताइए वो कौन सा इसमें तीनों प्रकार में है जहाँ पे सेवार्थी की बीमारी को, उसके बीमारी के नेचर को बताया जाता है, बीमारी के नेचर को बताया जाता है, उसकी बीमारी को बताया जाता है, बताइए। सर क्लिनिकल आएगा ना फिर? बिल्कुल उसके, हाँ उसके क्लिनिकल ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जवाब माना जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपने। तो प्रश्न देखो इजी लगते हैं, प्रश्न इजी लगने का तरीका यही है, और कुछ ऐसा नहीं है टफ कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें आ गया, कुछ टफ नहीं है ना, कुछ भी टफ नहीं है। बात को आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा तो सारी चीज़ें हमें आसान लगने लगती है और सारी चीज़ें हमें पता होने लगता है ना। मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँ क्या इन तीनों निदानों के बारे में, कि आप कर लोगे? नहीं सर, थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए जो डायनेमिक डायग्नोसिस होता है, इसको गतिशील धनात्मक निदान भी कहते हैं, या आप डायनेमिक डायग्नोसिस भी कह सकते हो। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक प्रकार के जो व्यक्तिक सेवा कार्य होता है, उस सेवार्थी की वर्तमान समस्या के बारे में, अन्य कारकों के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में, उसके परस्पर संबंधों के ज्ञान के बारे में, जब हम ऐसी प्रक्रियाओं की जानकारी रखते हैं तो इसको हम बोल देते हैं ये गत्यात्मक निदान है। टोटली बात करूं, समस्या क्या है? गत्यात्मक निदान है। समस्या का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? गत्यात्मक निदान है। डायनेमिक डायग्नोसिस है। सेवार्थी तथा उसकी परिस्थितियों में क्या क्या साधन उपलब्ध हुए हैं, तो डायनेमिक डायग्नोसिस है। संस्था में कौन कौन से स्रोत हैं, साधन है जिससे समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो क्या है? जो है डायनेमिक डायग्नोसिस है। बस बात है क्लिनिकल के बारे में। क्लिनिकल का मतलब होता है कि वास्तविक रोग को रोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाए, है ना, ठीक है। वास्तविक रोग को रोग के आधार पर क्लासिफाइड किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल निदान। जब तथ्यों के परीक्षण और अन्वेषण से यह ज्ञात हो जाए कि सेवार्थी व्यक्तित्व की उसकी समस्या के लिए स्वयं उत्तरदायित्व हो, तो वह प्रकार क्या कहलाता है? क्लिनिकल डायग्नोसिस कहलाता है। बस। और जब बात आती है एटियोलॉजिकल के बारे में, कालात्मक, तो वर्तमान समस्या के विकार या उससे संबंधित कारणों के ज्ञान की जानकारी यह निश्चित करने में आवश्यक होती है कि अमुक समस्या के लिए गत्यात्मक निदान हितकर है अथवा क्लिनिकल निदान है। इसकी बात होती, तो मेरे मतलब ये हुआ, मेरा कहने का मतलब कि कारण और प्रभाव, कारण के आधार पर समस्या का वास्तविक निदान करना और दुष्कर कार्य है। और वहाँ पे कालात्मक निदान जो होता है वो समस्याग्रस्त व्यक्ति और उसके समाधान में सहायक सिद्ध होने के लिए ये जो है बेसिकली देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एटियोलॉजिकल डायग्नोसिस। तो जो सिकनेस के नेचर ऑफ सिकनेस बता रहा था वो आपका ऑप्शन नंबर बी बता रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हेलो, आप हो कि चले गए को आप लोग कहीं? जी सर, जी सर। हो रहो? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। पता चले आप लोग सो जाओ तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। हाँ चलिए, आप बताइए जरा, आपके सामने लिस्ट दिए गए हैं, दिखाई दे रहे होंगे आप सबको। सर हाँ, ये स्क्रीन सर इतनी ही रहेगी क्या कि फुल में हो जाएगी आपकी? अभी फुल स्क्रीन नहीं हो रही, मेरे यहाँ तो फुल स्क्रीन है।
नहीं नहीं, मेरे में नहीं दिख रहा। आप एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको अपने से। मैं आप अपने जी नहीं, मैं तो मैडम इतना ही बढ़ा सकता जूम हूँ। कर सकते हैं। मैं आप नहीं जिस दिखाई दे रहा। हाँ देखो, मैं अपनी स्क्रीन केवल इतना ही बढ़ा सकता हूँ, अब इससे बड़ा नहीं हो सकता मेरा स्क्रीन। अगर होगा तो आपको सर एक थोड़ा चीज सा दिखा- डिफरेंस आ रहा है ना कि आप जब कंप्यूटर से लेते थे तो थोड़ा स्क्रीन बड़ा रहता था, अभी तो फोन से ले रहे तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, बस कुछ नहीं है, इतना सा डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा सा बाकी ठीक है सर। अच्छा। नहीं, हर लोग भी अपने से Zoom एडजस्ट कर करने सकते से हैं। हो सकता है सर, अच्छा एडजस्ट हो जा रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अपने से कर लीजिए, कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो हम है ही हैं आपके साथ में, है ना। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार आप लोग देख लीजिए, है ना। 17 आपके सामने है, कह रहा है कि असर्टिव थेरेपी के बारे में। किसके बारे में? असर्टिव थेरेपी। असर्टिव जो थेरेपी होता है ना, वो पनिशमेंट को रिलेट करती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक डिसेंटिजाइजेशन के बारे में, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपको इलिसिटिंग एंजाइटी को रिप्रेजेंट करेगा। और जब बात करते हैं इम्पल्सिव थेरेपी के बारे में, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? यह आपको न्यूरोटिक डिसफंक्शन को रिलेट करेगा इसको। और जब हम अवर्शन थेरेपी की बात करते हैं, तो ये रोल प्ले की बात करता है। ये प्रश्न रिपीटेड है, ये प्रश्न जो है आपके सामने जो इस समय दिखाई दे रहा है, ये रिपीटेड प्रश्न है। क्या याद आ रहा है आप लोगों के इस प्रश्न के बारे में कुछ थोड़ा बहुत? अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा तो मैं कहूँ तो बता भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। सारी चीज़ों पे मैं जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों से। सर ये जो थेरेपीज है ना, थोड़ा सा बता दीजिए उनके लिए। ओके, थोड़ी सी बातें मैं हर एक थेरेपी के बारे में आप लोगों से बता देता हूँ, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, यस सर। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं असर्टिव थेरेपी के बारे में, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा इसके बारे में, बहुत ही फेमस शब्द है ये, और पेपर में हम लोगों से ये पूछा भी जाता है ना। ये जो है हमारे पेपर में भी देखने को मिलता भी है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसको बोलते हैं कहीं कहीं मुखर चिकित्सा। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? मुखर चिकित्सा हिंदी में। इसे ही हम लोग असर्टिवनेस चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं, असर्नेटिव चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं। स्पष्ट हो रहा है? नहीं बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, मजा नहीं आ रहा है सर। हाँ आ रहा है। हाँ। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो ये जानते हैं किस चीज़ को है? ये बेसिकली कहता है असर्नेटिव, जो असर्नेटिव थेरेपी होती है, ट्रेनिंग होती है, ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन में दी जाती है। और ख़ास कर मैं अगर आपसे बात करूं, तो सच आ डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी एंड प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम अनएक्सप्रेस्ड एंगर, उस ऐसी जगहों पर ये जो है टेक्निक हमें देखने को मिलती है। और इसी को हम लोग कहते हैं असर्टिवनेस थेरेपी। असर्टिवनेस थेरेपी के नाम से हम लोग जानते हैं। शुद्ध हिंदी में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो असर्टिव जो थेरेपी होता है, वो बेसिकली कुछ स्थितियों में एक प्रभावी उपचार होता है, जैसे अवसाद, सामाजिक चिंता, अप्रभावी क्रोध। परिणाम स्वरूप समस्याएं जब हमें देखने को मिलता है, तो उसे असर्टिव थेरेपी कहते हैं। तो असर्टिव थेरेपी बेसिकली ट्रेनिंग उन लोगों के लिए होती है, उपयोगी होती है, जो पारस्परिक कौशल और आत्मसम्मान की भावना में सुधार करने से संबंधित होता है। तो वहाँ पर प्रक्रिया जो होती है, रिलेट की जाती है पनिशमेंट को। तो यहाँ पर जो होगा आपका असर्टिव थेरेपी यहाँ दी जाएगी पनिशमेंट वाले से। ऑप्शन आपका सही जाएगा ये दूसरा वाला। फिर सिस्टमैटिक जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, इसके बारे में नाम सुना है आप लोगों ने? ये क्या होता है? इम्पोर्टेंट शब्द है। सिस्टमैटिक का नाम ही पता हो रहा है, तरीकागत जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? तरीकागत सुग्राही व्यवस्था, है ना। सुग्राहीकरण करना या सुग्राही व्यवस्था करना, इस तरीके की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं तार्किकगत सुग्राहीकरण में। या कहीं कहीं हम इसको बोलते हैं व्यवस्थित संवेदनशीलता। हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवस्थित संवेदनशीलता, सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। या आप इसे कह सकते हैं ग्रेजुएटेड एक्सपोजर थेरेपी, दो नाम दे सकते हो। एक और नाम इसी का नाम है, पता चले आप लोग दूसरा नाम लगा के चलें, ग्रेजुएट एक्सपोजर थेरेपी भी बोला जाता है। पता है किसने दिया है? ये जोसेफ ओल्पे ने दिया है। किसने दिया है बताओ? किसने दिया है? जोसेफ ओल्पे ने दिया है। नोट कर लो जगह कॉपी पर। ये बेसिकली एक व्यवहारात्मक चिकित्सा है।
ये एक प्रकार से व्यवहारात्मक चिकित्सा। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब कोई क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा फोबिया हो, है ना, चिंता विकार हो, ठीक है, या सीबीटी पर आधारित हो, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी पर आधारित हो, है ना, ऐसे जगहों पर हम इसको यूज़ में लाते हैं। बेसिकली इस थेरेपी का लक्ष्य ये होता है कि व्यक्ति के लिए यह सीखना है कि एक्सप्लोजर पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर पर अपने डर का सामना कैसे कर रहा है, उस पर काबू कैसे पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर व्यवस्थित असंवेदीकरण की प्रक्रिया जो है 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहला चरण होता है भय के पदानुक्रम की पहचान करना। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या तो सुनना है तो ध्यान से सुन लीजिए। पहला स्टेप क्या होता है? भय के पदानुक्रम की पहचान करना। दूसरा स्टेप होता है विश्राम या मुकाबला करने की तकनीकी, या आप कह लीजिए विश्राम, रेस्ट कर लीजिए, बस सबसे बढ़िया ऑप्शन आएगा रेस्ट की टेक्निक। अंत में आता है व्यक्ति के पदानुक्रम की जो स्थिति होता है उस ड्यूरेशन में डर को प्रतिबंधित करना, और प्रतिबंधित करने के साथ साथ आप नोट कर सकते हैं टेक्निक या तकनीक डाल सकते हैं। तो ये 3 स्टेप आते हैं, ठीक है, 3 स्टेप आते हैं। इन तीनों स्टेप के बारे में जानना आप सबके लिए ज़रूरी है। क्लियर रहेगा? एक बार मुझे स्पष्टीकरण कर दीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओल्फे ने 1947 में इसके बारे में बातचीत किया था, 1947, ठीक है। तो ये पता है, ओल्फे ने बिल्लियों में न्यूरोटिक गड़बड़ी के आर्टिफिशियल प्रेरक पर कई प्रयोग किए थे। तो जो न्यूरोटिक डाइफंक्शन है ना, ये बेसिकली बिल्लियों पर किया था ओल्फे ने, है ना। हालांकि ओल्फे का नाम जैसे इवान पेट्रिक किस पे किया था? कुत्ते पर। तो उसी तरीके से ओल्फे का नाम भी आता है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है हमारे सामने एक और ऑप्शन, इम्पल्सिव के बारे में। नाम सुना है इम्पल्सिव? जी यस सर। बहुत बच्चे सुने होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं आवेगी चिकित्सा, बोल सकते हैं, यस या नो? यस सर। हाँ, आवेगी चिकित्सा। क्या आवेगी चिकित्सा को ही हम लोग सीबीटी भी कह सकते हैं? बिल्कुल, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब ये जो चिकित्सा होती है, बात को बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। इम्पल्सिव थेरेपी पेपर में हम लोगों से पूछा जाता है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये जो परिभाषाएं हैं इनसे भी कभी कभी हमारे सामने जो है प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें आप लोगों से, तो आप ये बात तो समझ चुके हैं कि ये व्यवहार पर आधारित है। उपचार का सबसे प्रमुख रूप जो है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा होता है, और सीबीटी जो होता है वो आवेग नियंत्रण विकारों के इलाज में प्रभावी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उपचार का ध्यान जो है विचार और व्यवहारों के बीच जो है संबंधों का उजागर करना उन व्यवहारों के बीच में। तो हम देखते हैं सीबीटी या इम्पैसिव थेरेपी को, इम्पैसिव थेरेपी पर। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो यहाँ पे इम्पैसिव थेरेपी लगा रहे हैं आप लोग, वह ऑप्शन कौन सा जाना चाहिए, बताइए? इलेक्टिव एंजाइटी। हाँ, इलेक्टिव एंजाइटी, बिल्कुल करेक्ट जवाब आप बता रहे हैं। यहाँ पर ये पॉइंट करेक्ट जाएगा आपका, है ना जी। उसके बाद हाँ, उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आता है, उसका नाम क्या है? अवर्शन थेरेपी। अवर्शन थेरेपी को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अवतरण चिकित्सा कह सकते हैं? अवर्शन को ही अवतरण चिकित्सा का नाम भी दिया जाता है ना, अवतरण चिकित्सा का भी नाम दिया जाता है। ये वो चिकित्सा होती है, बात को समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग, कि इसमें मनोवैज्ञानिक उपचार का एक रूप है जिसमें रोगी को एक उत्तेजना के संपर्क में लाया जाता है और साथ ही साथ किसी प्रकार की असुविधा के अधीन किया जाता है। उद्देश्य ये होता है कि रोगी को लक्षित व्यवहार को शांत करने के इरादे से ये लाया जाता है। तो कहने का मतलब, जब हमने कहा कि संपर्क में लाओ, साथ ही साथ किसी प्रकार की असुविधा के अधीन बना दो, कंडीशन ये है कि भाई रोगी के लक्ष्य के व्यवहार को शांत कर दो, तो रोल प्ले हो गया वो, है ना, वो क्या हो गया? रोल प्ले हो गया। तो अवतरण चिकित्सा बेसिकली जब एक गैर सहमतिपूर्ण तरीके से उपयोग की जाती है ना, तो वहाँ पे ये अमानवीय मानी जाती है, वह अमानवीय मानी जाती है। शराब की लत हो जाए, कोकीन पर निर्भर हो जाए, सिगरेट की लत हो जाए,
तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग क्या करते हैं, ये भूमिकाएं देखने को मिलती हमें, तब हम जाके इसको यूज़ में लाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो ऑप्शन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा गया है? 17 बी सर। बिल्कुल 17 का जो ऑप्शन गया है, एक मिनट, ऑप्शन सी नहीं जाएगा 17 का, सर आपने सर बी ये आपका पनिशमेंट हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिस्टमैटिक ए हो जाएगा, हाँ एलिटिक एंजाइटी हो जाएगा, और ये जो आपका इम्पैसिव हो जाएगा ये आपका न्यूरोटिक हो जाएगा, ये वाला, और जो अवर्जन हो जाएगा ये आपका रोल प्ले हो जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब मुझे एक बार बता दीजिए आप लोग, बड़ा ही अच्छा सवाल है और सरल सवाल है। विच वन इज नॉट लिस्टेड बाय क्रिल? कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए बेरी, ये पता है आपने शेरोन किरकेगार्ड का नाम सुना होगा, चलो अभी मैं बताता हूँ उनके बारे में। तो यहाँ अगर हम बात करें तो फिर कह रहा कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, एग्जिटेशनल थ्रो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थेरेपी। क्या जवाब उचित लगाना चाहेंगे आप लोग, जरा मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 है, बताएं। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की तरफ आप सभी लोग जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। और भी कोई बच्चे बताएं, अपने अपने विचारों को सभी लोग थोड़ा सा प्रकट करें। क्वेश्चन नंबर 18 कमांड। देखिए यहाँ अगर हम बात करें, चिकित्सा के संदर्भ में एक प्रश्न है, और ये प्रश्न आपसे कहा गया कि बताइए चिकित्सा के संदर्भ में क्रिल ने कि अस्तित्वगत विचार जो है, अस्तित्वगत विचार की अवधारणा के द्वारा कौन सा सूचीबद्ध नहीं है, सूचीबद्ध नहीं, क्योंकि नॉट है ना, नॉट लिस्टेड, तो सूचीबद्ध नहीं है। सर ऑप्शन सी। अब पहला ऑप्शन आपसे कहता है डिसइल्यूजमेंट की बात करता है, इसका मतलब होता है मोह भंग करना। क्या मतलब होता है इसका? मोह भंग करना। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ चॉइस, इसका मतलब होता है कि पसंद की स्वतंत्रता। और फिर उसके बाद होता है, हमारे सामने आता है कि नाइसिटी ऑफ डायलॉग, मतलब इसका मतलब हो गया आपके सामने कि संवाद की एक प्रकार की आवश्यकता, मतलब आप ये कह लीजिए कम्युनिकेशन ऑफ डायलॉग, है ना। फिर आपसे कहता ऑप्शन नंबर डी कमांड। हाँ, तो आप जरा मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन नंबर 18 का उचित जवाब क्या होना चाहिए? क्या आपका 18 का कमांड नहीं होना चाहिए ना, कमांड नहीं होना। तो हाँ, इस प्रश्न में आपसे पूछा था सिंपल सी बात कि अस्तित्वगत विचार की जो अवधारणा है वो सूचीबद्ध नहीं है, तो फ्रीडम की चॉइस होनी चाहिए। अगर बात करें अगर हम लोग, तो मोह भंग की प्रक्रिया भी अस्तित्वगत चिकित्सा विचार पर आती है, संवाद की आवश्यकता भी होती है, ये भी है, ठीक है, ये भी चीज़ें शामिल की गई है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये मोह भंग शब्द है क्या। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये शब्द बड़ा कंफ्यूज भी कर रहा होगा। क्या ऐसा नहीं कर रहा आप लोगों को कंफ्यूज? जी सर। इसका मतलब होता है निराशा। पहली बात, इसका मतलब क्या होता है? निराशा। अब निराशा का मतलब तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मोहभंग जिसका आशा का अभाव, निराश होने की अवस्था बताता है, निराश होने की अवस्था बताता है, आशाहीनता की बात करता है। तो अस्तित्वगत जो विचार है, जो चिकित्सा है, हमारे जीवन में कुछ कठिन घटनाक्रम और अनुभव हमारे उत्साह में कमी और हमारे अवसाद का कारण बन जाता है, और यह घटनाएं रिश्तों में और परेशानी, किसी की मृत्यु अचानक हो जाए, या निद्रा संबंधी परेशानी, या काम में तनाव, डराना, या कोई पुरानी बीमारी या दर्द हो सकता है जो बताता है आपको निराशा। जो शब्द आपका पहला बता, और ये पॉइंट आपको अस्तित्वगत में आता है। शेरोन किरकेगार्ड के द्वारा ये थेरेपी दी गई थी, ये विचार उनके द्वारा प्रकट किया गया था, ये आपका आता है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक आ चेंजिंग साइकोलॉजिकल इन सोशल केस वर्क? शायद याद आ गया होगा आप लोगों को। जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब क्या होना चाहिए? मिस रॉबिसन, क्या आप यहाँ पर इनका जवाब कहना उचित नहीं रहेगा?
हाँ सर सही है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ चेंजिंग, अगर आपको बता दूं मैं, ये मैंने आप लोगों से पहले भी इनके बारे में जिक्र कर रखा है। वर्जाइना रॉबिन्सन ने एक व्यक्तिकरण के सिद्धांत में भूमिका निभाया था, और उन्हीं किताब में आपके पास अगर किताब भी होगी तो अपने ये भी बात मैंने पहले ही बता रखा, जब मैं व्यक्तिकरण का सिद्धांत पढ़ा रहा था तो चेंजिंग साइकोलॉजी इन सोशल केसवर्क के बारे में बताया था। वर्जाइना रॉबिन्सन ने सन 1930 में ये किताब लिखी थी, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। 1930 में। कब बताओ? 1930। तो भूलिएगा मत, इम्पोर्टेंट किताब है ये, हम सब के लिए है, जो एग्ज़ाम में हम लोगों से पूछा जा भी सकता है, पेपर में आते हैं ये सारी किताबें वगैरह के नाम, है ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें। और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 20 वाला, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रख लीजिए ये वाला, ठीक है। 20 नंबर का सवाल, होम विजिट आपके सामने है, और प्रश्न आपसे कह रहा है कि इस्टेब्लिश रियली ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप। क्या आप क्वेश्चन नंबर 20 को किस तरीके से आप देखना उचित समझेंगे, बताएं ट्रू सर। जी। आप इसका मतलब समझ पाए क्या है? घर का दौरा जो होता है, होम विजिट मतलब, हाँ, जो घर का दौरा होता है वह वास्तव में एक मित्र संबंधी जो संबंध होता है वो स्थापित करता है। घर का विजिट इस्टेब्लिश करता है रियली में फ्रेंडली रिलेशनशिप। अगर घर का विजिट करना तो जाहिर सी बात, वो कहीं ना कहीं, हाँ, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट माना जाता है। फिर दूसरा कहता है हेल्प, कारण बताता है, क्या बताता है? रीज़न आपके सामने कहता है कि हेल्प इन टेकिंग समथिंग अबाउट द क्लाइंट एटीट्यूड एंड मेक टू लर्न फ्रॉम देयर एक्शन। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं कि ग्राहक के जो रवैया है उनके द्वारा या उनके बारे में कुछ लेने या सीखने में मदद करता है? क्या उनकी एक्टिविटी में ये शामिल है? सर ये क्लाइंट के एक्सप्लेनेशन पता चल जाता है ना, एक्सप्लेनेशन हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही माना जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों से थोड़ा सा व्याख्या किया है, तो समय लिया है, हर एक प्रश्नों के पीछे मैंने कुछ तर्क दिए हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार प्रश्न पढ़ के सीधा आंसर पढ़ूंगा, तो तीव्र गति से भी हो सकता है, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं कहूँगा कि जितने मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के ग्रुप में डाले हैं, एक बार मैं अभी टेलीग्राम पर डालता हूँ ये प्रश्न, सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी की जो क्लासेस होगी केवल आज 1 ही घंटे की रहेगी, ठीक है, और कल क्लासेस चलेगी। आज दोपहर में लाइट ना होने की वजह से हमने क्लास नहीं लिया, लाइट अभी भी नहीं है ना यहाँ पर। अगर लाइट होती तो मैं क्लास आप लोगों का ले लिया होता, परंतु जो क्लास चलने वाली है वो कल भी चलेगी, है ना, ठीक है, क्लास चलेगी आप लोगों की कल